गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में कि क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं और इनके भाग कितने हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और हेडिंग डालेंगे ब्लड। ब्लड जिसको हम लोग हिंदी में रक्त कहते हैं, खून कहते हैं, लहू कहते हैं और इसे ही विज्ञान की भाषा में रुधिर बोला जाता है। रुधिर। तो रक्त के कई नाम हैं, चाहे ब्लड कहिए, लहू कहिए, खून कहिए या फिर रुधिर कहिए। तो जो रुधिर होता है, रक्त होता है, इसके अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहिए या फिर सीरोलॉजी। तो पूछा जाता है रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप बताइएगा। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी बोला जाता है, हेमेटोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को सीरोलॉजी भी कहा जाता है, चाहे हेमेटोलॉजी कहिए या फिर सीरोलॉजी। वैसे सीरम के जो अध्ययन होता है उसे सीरोलॉजी कहते हैं, क्योंकि जो सीरम होता है ये ब्लड से ही निकलता है, इसीलिए ब्लड के अध्ययन को भी सीरोलॉजी कहते हैं। तो ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहिए या फिर सीरोलॉजी कहिए। इसके बाद शुरुआत करते हैं ब्लड के बारे में। एक सामान्य परिचय देखेंगे कि ब्लड क्या है, क्या नाम है इसके और कितने भाग हैं। तब इसके बाद देखेंगे कार्य और अन्य चीजें। तो यहाँ देखिए, यहाँ है ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। पूछा जाता है ब्लड क्या है, रुधिर क्या है, तो रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जिसे हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है तरल संयोजी ऊतक। रक्त तरल है, एकदम लिक्विड की तरह है, पानी की तरह है, संयोजी है, पूरे शरीर को जोड़े रहता है। कभी ब्लड यहाँ आता है, कभी पैर में, कभी हाथ में, हर जगह पूरे शरीर में घूमता रहता है, इसलिए संयोग किया रहता है, जोड़े रहता है। और एक प्रकार का ऊतक होता है। ऊतक किसे कहते हैं, आप लोग कोशिका जानते होंगे। प्रत्येक जीव का जो शरीर का निर्माण होता है कोशिकाओं से होता है। जब ही एक ही प्रकार की समान कोशिकाएं मिल जाती हैं तो ऊतक का निर्माण करती हैं। तो ब्लड भी एक प्रकार का ऊतक है जिसमें ढेर सारी कोशिकाएं इकट्ठे रहती हैं। जैसे आरबीसी आप देखेंगे इकट्ठे रहेंगे। तो ब्लड क्या है, एक प्रकार का तरल है, लिक्विड फॉर्म में होता है, संयोजी है, पूरे शरीर को जोड़े रहता है और ऊतक होता है। तो ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। एग्जाम में बहुत पूछता है, इसको ध्यान दिए रहिएगा। इसके बाद ब्लड एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड भी है। प्राकृतिक कोलाइड इसे कहते हैं जिसमें का एक फिक्स जो है आकार होता है और इसी कोलाइडी प्रकृति के कारण ही ब्लड का डायलिसिस किया जाता है, जिसे कहते हैं रक्त निस्संदन। रक्त को जो है, जो उसमें अशुद्धि रहती है उसको अलग किया जाता है। ये हो पाता है इसकी प्राकृतिक कोलाइड के कारण। जो कोलाइड होता है वो भी एक प्राकृतिक कोलाइड है। तो जितने भी कोलाइड होते हैं सब पे एक ही प्रकार के आवेश होंगे, या तो धनात्मक होंगे या तो ऋणात्मक होंगे। ब्लड पे ऋणात्मक आवेश होता है। तो ब्लड एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। दो बातें हो गई, ब्लड एक प्रकार के तरल संयोजी ऊतक होते हैं, दूसरा एक प्राकृतिक कोलाइड का अगर उदाहरण पूछे कौन सा एक प्राकृतिक कोलाइड है तो आप बताएं जो ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। इसके बाद बात करेंगे कि ब्लड का पीएच कितना होता है। तो यहाँ थोड़ा सा और जान लीजिए, जो पीएच होते हैं, जो पीएच है ये भी किसी जो द्रव है, लिक्विड है, उसका पीएच का जो मान होता है अगर वो 7 है तो मतलब वो उदासीन है, न्यूट्रल है। 7 से कम होने पे वो अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और 7 से ज्यादा हो जाने पे वो जो है क्षारीय हो जाता है। तो जो पीएच होता है इसे कहते हैं पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो ये जो पीएच है, अगर किसी भी माध्यम का पीएच 7 है तो उदासीन होता है, ना तो खट्टा होगा ना तो मीठा होगा। एग्जांपल के रूप में आप जल को देख लीजिए, अगर शुद्ध जल है ना तो खट्टा रहेगा और ना ही मीठा रहेगा, वो उदासीन होते हैं। अगर 7 से कम होता है, जैसे 5 हुआ, 6 हुआ, तो ये अम्लीय हो जाता है, और 7 से ज्यादा जाने पे ये जो है क्षारीय हो जाता है। ये क्षारीय हो जाएगा, इधर अम्लीय हो जाएगा। तो
कहने का मतलब ये है कि पीएच वह मान है जो ये निर्धारण करता है कोई तरल माध्यम जो है अम्लीय है या फिर क्षारीय है या फिर उदासीन है। तो जो ब्लड होता है इसका पीएच 7 और 8 के बीच में होता है, नियर अबाउट 7.4। 7.4 पीएच होता है ब्लड का। एग्जाम में बहुत पूछता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो रक्त एक प्रकार का क्या हो गया, क्षारीय हो गया। क्यों? क्योंकि रक्त का पीएच जो है ये 7 से ज्यादा हो गया। जब रक्त का पीएच मान 7 से ज्यादा हो गया तो ये एक प्रकार का क्षारीय हो गया, और अगर इसी का मान 7 से कम होता तो एक प्रकार का अम्लीय हो जाता। इसमें जो क्षारीय माध्यम है इसका कारण ये है कि ब्लड के प्लाज्मा में अनेक प्रकार के लवण घुले रहते हैं, जिसके कारण इसको क्या कैसे बना देते हैं, क्षारीय बना देते हैं। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दिए रहिएगा, क्योंकि जो इसका पीएच मान है ये 7.35 से 7.45 के बीच वेरी करता रहता है। वेरी करने का मतलब थोड़ा सा घटा थोड़ा सा बढ़ा, कहने का मतलब है थोड़ा सा घट भी जाता है थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। 7.4 से इसको 7.4 ना करके हम कह दें 7.40, तो 7.40 कहेंगे, ये 0.5 कम भी हो सकता है, 0.5 बढ़ भी सकता है। तो रक्त एक प्रकार का क्षारीय है और क्षार है, और इसमें जो है 7.535 से 7.45 के बीच वेरी करता रहता है, आता जाता रहता है। तो रक्त जो है एक प्रकार का क्षारीय माध्यम है जिसका पीएच 7.4 होता है, और ये जो थोड़ा सा घट बढ़ रहा है इसी कारण जो ब्लड होता है इसे बफर विलयन भी कहते हैं। बफर विलयन ऐसे विलयन को बोला जाता है जो हल्का सा अम्ल या क्षार मिला देने पे उसके पीएच मान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं आता है। कहने का मतलब है अगर हम अम्ल खा लिए तो थोड़ा सा घट के पीएच बहुत होगा, 7.37 या 36 के आसपास आएगा, लेकिन 7.35 से नीचे नहीं जाएगा। और अगर थोड़ा सा क्षार खा लेते हैं गलती से तो ये आगे बढ़ जाता है 7.43 या 4.4 हो जाता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में ब्लड का पीएच 7.45 से ज्यादा नहीं होता है। जब कोई व्यक्ति कोमा में जाता है तो डॉक्टर इसके ब्लड के पीएच मान से ही निर्धारण करते हैं कि व्यक्ति सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, या फिर सही कितने दिनों में हो जाएगा, क्योंकि जिस समय पीएच मान इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा तो व्यक्ति का डेथ हो जाता है। तो यही कारण है कि प्रकृति ने ऐसे बनाया है कि जो ब्लड होते हैं ये एक प्रकार के बफर विलयन होते हैं, इनका माध्यम क्षारीय होता है, पीएच 7.4 होता है, जो कि 7.35 से 7.45 के बीच वेरी करते रहते हैं। इसी कारण ब्लड जो होते हैं एक प्रकार के बफर विलयन होते हैं। पूछा जाता है कि ब्लड कैसा विलयन है, बफर एक प्रकार का बफर विलयन है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान थोड़ा सा बहुत ऊपर नीचे वेरी करता रहता है, इससे ब्लड के पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगर थोड़ा सा कम भी हो जाता है तो कुछ दिनों बाद फिर अपना मेंटेन कर लेता है और 7.40 फिर हो जाता है। अगर गलती से क्षार खा लिए और पीएच मान थोड़ा ज्यादा भी हो गया तो 2-4 दिन बाद फिर पीएच मान घूम के कहां चला आता है, 7.40 पे। तो कहने का मतलब है ये 7.4 जो है जो पीएच मान है एक कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है। थोड़ा बहुत अम्ल या क्षार खाने से हल्का फुल्का परिवर्तन होता है जो कि ब्लड बाद में सही कर लेता है और 7.4 कर देता है। अगर ये 7 कह रहे हैं 5 हुआ या 7.6 हुआ तो मान के लिए व्यक्ति का डेथ हो जाता है। तो ये कारण है इसका पीएच मान स्थिर रहना बहुत जरूरी है, और इसी कारण होता है कि ब्लड एक प्रकार का प्राकृतिक विलयन है जो कि अम्ल या क्षार मिला देने से इसके पीएच मान में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होता है, एक प्रकार का बफर विलयन होता है। तो यहाँ हो गया, समझ लीजिए कि अगर पीएच 7 है तो उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय हो गया, और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय हो गया। क्योंकि ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, यही कारण है कि ब्लड एक प्रकार का क्षारीय विलयन है। आगे देखते हैं यहाँ हमने आपको भी बताया कि ब्लड एक प्रकार का बफर विलयन है, इसको लिख लीजिएगा। एक प्रकार का बफर विलयन है जिसका पीएच मान
जिसका पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच वैरी करता रहता है। यहाँ लिख दीजिए कि यहाँ छाली कर दीजिए, यहाँ लिखिए बफर मिलियन है, बफर मिलियन है। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसका पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच वैरी करता रहता है, बदलता रहता है। लेकिन किसी भी कंडीशन में 7.4 बना रहता है, वो कभी भी 7.3 या 7.5 नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक प्रकार का बफर मिलियन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, जब कभी बात आए कि रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो रक्त में 2-3 प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया और फाइब्रिनोजन हो गया। अगर ब्लड में बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन भी पाया जाएगा और फाइब्रिनोजन भी पाया जाएगा, प्रोथ्राम्बिन भी पाया जाएगा। लेकिन अगर बात किए कि प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आप बताएंगे फाइब्रिनोजन। ध्यान दीजिएगा, ब्लड के प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, फाइब्रिनोजन। लेकिन अगर आरबीसी में पूछा गया तो बताएंगे हीमोग्लोबिन। चलो थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में जान लेते हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है ये मेल में थोड़ा सा ज्यादा होता है और फीमेल में थोड़ा सा कम होता है। यहाँ हमने लिख दिया है कि मेल में जो है हीमोग्लोबिन 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन ये जो होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर जो है, 14 ग्राम पर डेसीलीटर जो है, इसको जो है आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो है 13.35 से 16.5 तक वैरी करता रहता है। लेकिन महिलाओं में इससे जो है 1% कम होता है, यहाँ लगभग 11.5 से 14.5 के बीच होता है। लेकिन हमने मीन का पॉइंट लिख दिया है, बीच का पॉइंट लिखे हैं 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। जैसे आपको मन एक कॉन्सेप्ट बना रहे कि इतना ही होता है, इससे एक दो नीचे भी हो सकता है, एक दो ऊपर भी हो सकता है। अगर व्यक्ति कमजोर है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ज्यादा है तो थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। तो आप मान के चलिए कि 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है मेल में और फीमेल में होता है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। आगे देखिए, जो मेल होते हैं सामान्यतः अगर एक व्यक्ति का शरीर 70 किलोग्राम का है तो उसके अंदर 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है। पूछा जाता है मानव शरीर में कितना रुधिर होता है, तो 5.5 लीटर रुधिर होता है मेल में, और महिलाओं में जस्ट आधा लीटर कम होता है। इसको ध्यान दिए रहिएगा, महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम होती है और रक्त का जो मात्रा होता है वो भी आधा लीटर कम होता है। पूछा जाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर में कितना लीटर ब्लड कम होता है, तो आधा लीटर ब्लड कम होता है, आधा लीटर ब्लड कम होता है। और हीमोग्लोबिन की मात्रा की अगर बात करें तो भी हीमोग्लोबिन की मात्रा भी 1-2% क्या होता है, कम ही होता है, 1-2 ग्राम कम ही रहेगा पुरुषों की तुलना में। यही कारण है अगर दो स्वस्थ पुरुष है और महिलाएं हैं और दोनों को ब्लड करके अगर देखा जाए तो पुरुष का जो ब्लड होता है बहुत ही हल्का सा लाल होगा और महिला का जो ब्लड होगा हल्का सा कम लाल होगा। इसका कारण है कि पुरुषों में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है। यहाँ देखिए, जैसे एक सामान्य पुरुष स्वस्थ पुरुष में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर ब्लड पाया जा रहा है तो 1 या 2 ग्राम इसमें कम पाए जाएंगे महिलाओं में। यही कारण होता है कि महिलाओं की थोड़ा कार्य दक्षता जो होती है कम होती है पुरुषों की तुलना में। इसके 2 कारण हैं, पहला हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है महिलाओं में 1 या 2 ग्राम, दूसरा इसमें आधा लीटर ब्लड भी कम होता है पुरुषों की तुलना में। आगे चलते हैं और बात करते हैं स्टोर की कि ब्लड स्टोर कहाँ होता है। तो ब्लड जो स्टोर होता है वो स्प्लीन में होता है, ब्लड बैंक कहते हैं इसे, जिसे हिंदी में कहते हैं प्लीहा या फिर इसी को ही बोला जाता है तिल्ली। हिंदी में कहते हैं तिल्ली या प्लीहा और इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। इसका कार्य होता है ब्लड बैंक का कार्य करना, ब्लड को स्टोर करना। जब शरीर में अपनी कार्य दक्षता से थोड़ा सा ब्लड ज्यादा हो जाता है तो स्प्लीन उस ब्लड को जो है अपने पास स्टोर कर लेता है, रख लेता है, और जब किसी कारणवश शरीर से ब्लड निकल जाता है या ब्लड कम होता है तो ये स्प्लीन फिर ब्लड में
ब्लड दे देता है और जिससे शरीर में ब्लड की जो मात्रा है ये बनी रहती है। तो स्प्लीन जो होता है, जिसको पीलिया या तिल्ली भी कहते हैं, ये स्प्लीन जो है ब्लड बैंक का कार्य करता है। पूछा जाता है शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, तो आप बताएंगे स्प्लीन करता है, प्लीहा करता है, तिल्ली करता है, जो कि ब्लड स्टोर का कार्य करता है, ब्लड बैंक का कार्य करता है। इसी का एक कारण होता है कि स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। आगे देखिए कब्र क्या है, ग्रेवयार्ड क्या है। कब्र जो होते हैं, जैसे जितने भी रुधिर कणिकाएं होती हैं, जिनका समय जब पूरा हो जाता है तो वो जा करके मरती कहाँ पे है, इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है। एक तो होता है स्प्लीन में, दूसरा होता है लीवर में भी। स्प्लीन में एक कारण होता है कि स्प्लीन को जो है ग्रेवयार्ड बोलते हैं, कब्र बोलते हैं रुधिर कणिकाओं का, और इसे ही ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं और रुधिर कोशिकाओं का कब्र भी कहा जाता है। कब्रगाह यही है, यहीं पे जाकर इनकी मृत्यु होती है। तो स्प्लीन का दो कार्य है, एक है ब्लड बैंक की तरह कार्य करना, दूसरा है कब्रगाह की तरह काम करना, जिससे ये जितने भी रक्त कोशिकाएं हैं जो पुरानी हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, जिनका समय पूरा हो जाता है, जाके ये मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो स्प्लीन की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं निर्माण की, कि आखिर ये जो ब्लड होता है इसका निर्माण कैसे होता है, कहाँ होता है। तो इसका निर्माण जो होता है ब्लड का, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जिसे हम लोग बोन मैरो कहते हैं। तो हड्डी के जो बोन मैरो होते हैं, अस्थि मज्जा होते हैं, इसी में जितने भी रक्त कोशिकाएं होती हैं, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या फिर प्लेटलेट्स हो, सभी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन जब बच्चा भ्रूण अवस्था में रहता है या बहुत छोटा रहता है, तो उसमें जो है अस्थि मज्जा का निर्माण नहीं हुआ रहता है। तब उसमें ब्लड कैसे बनता है, उसमें ब्लड बनता है लीवर से, यकृत से। ध्यान दीजिए, जो ब्लड का निर्माण है, ब्लड फॉर्मेशन है, ये अगर लीवर भ्रूण अवस्था में है तो लीवर में इसका निर्माण होगा, अगर ये वयस्क अवस्था में है तब इसका निर्माण बोन मैरो होगा, अस्थि मज्जा में होता है। इसके बाद देखेंगे, हाँ, जो ब्लड निर्माण होता है, ब्लड में सेल्स होते हैं, सेल के समूह को ऊतक कहते हैं, जिन्हें कहा जाता है हीमेटोपोएटिक ऊतक। यही हीमेटोपोएटिक ऊतक जो होता है अस्थि मज्जा में जाके ब्लड का निर्माण करता है। पूछा जाता है किस ऊतक के द्वारा ब्लड का निर्माण होता है, हीमेटोपोएटिक ऊतक के द्वारा ब्लड का निर्माण होता है। और ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहते हैं। तीन चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 क्वेश्चन हो गए कि भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। वयस्क अवस्था में आदमी जब बड़ा हो जाता है तो उस अवस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। तीसरा सवाल कि किस प्रकार की कोशिकाएं या ऊतक होती हैं जो ब्लड का निर्माण करती हैं, तो हीमोपोएटिक ऊतक होता है जो कि ब्लड का निर्माण करता है, और इस ब्लड के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहते हैं। तो यहाँ 4 क्वेश्चन तैयार हो गया ब्लड के निर्माण से संबंधित और इसके बनने से संबंधित। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं, यहाँ देखिए लिखा है कि इसको हम बाद में बताएंगे। दूसरा चीज देख लीजिए, जब ब्लड में कभी कभी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाती है तो वो क्या करता है, हमारे शरीर को नुकसान करने लगता है और हार्ट अटैक का कारण होता है। दिल का जो दौरा पड़ता है वो कोलेस्ट्रॉल के कारण ही पड़ता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं एक प्रकार के वसा होते हैं। होता क्या है, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं ऐसे रहेंगी, इसके बीच में जा करके ये कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं और इसका जो क्षेत्रफल है छोटा कर देंगे, इससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, और ब्लड प्रेशर जब ज्यादा हो जाएगा तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये ब्लड में 200 ग्राम पर डेसीलीटर जैसे ज्यादा होने पे ये जो है हृदय घात का कारण बनता है। आगे ब्लड का जो है परसेंटेज जो है मानव शरीर में ये जो होता है 7% होता है। पूरे मानव शरीर का 7% ब्लड जो होता है ये ब्लड होता है। तो पूछा जाता है कि वजन का कितने प्रतिशत भाग जो है ब्लड होता है, तो वजन का 7% भाग जो है ब्लड होता है। जैसे एक मानव शरीर में अगर 70 किलोग्राम का है व्यक्ति तो उसमें 5.5 लीटर
रुधिर रहेंगे, 5.5 लीटर रुधिर रहता है, रक्त होता है। और इसे हम अगर परसेंटेज निकालना चाहें पूरे वजन का तो 7% जो होता है वो ब्लड होता है। पूछा जाता है मानव शरीर में कितने प्रतिशत वजन का कितने प्रतिशत रुधिर होता है, तो आप बताएंगे 7% रुधिर होता है पूरे वजन का। पूरे वजन का 7% रुधिर होता है और 5.5 लीटर रुधिर होता है। ये जो है मेल में और फीमेल में हो जाएगा 5 लीटर। तो ये तो हो गया ब्लड के बारे में थोड़ा सा सामान्य जानकारी जिसको हमको प्राप्त करना जरूरी था। अब हम जानते हैं कि ब्लड के कितने भाग होते हैं। क्या जो हमको लाल लाल दिखाई देता है केवल एक ही प्रकार के ब्लड होते हैं, उसमें कुछ और भी होता है। तो हम यहाँ बताने चल रहे हैं कि ब्लड में कितने भाग होते हैं, कौन कौन से हैं, इन सब के नाम। जैसे ब्लड आखिर है क्या चीज, इसको समझिए थोड़ा सा। जैसे यहाँ हम ले लिए सपोज दैट पानी ले लिए। इस पानी में जो है हम मिला दिए चीनी। क्या मिला दिए? चीनी मिला दिए। यहाँ पानी है तो चीनी क्या होता है, पानी में पूर्णतः घुल जाता है। चीनी जो है पानी में पूर्णतः घुल जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि जो पानी था जो हमारा पानी था एक प्रकार का विलायक है। ये विलायक का कार्य करता है। ये विलेय हो गया, ये दोनों मिलकर जो बना है ये हो गया विलयन। सेम कंडीशन समझिए कि रक्त के भी दो भाग होते हैं। रक्त के दो भाग हैं, एक है प्लाज्मा, एक है रुधिराणु। तो यहाँ जो प्लाज्मा है ये है पानी जो है प्लाज्मा का कार्य किया। पानी जो है प्लाज्मा है जिसके अंदर चीनी के कण घुले रहते हैं। तो जो चीनी के कण है वो है रुधिराणु। फिर से समझिए, जैसे एक बर्तन ले लिए, उसमें पानी ले लिया गया, तो पानी के अंदर ही चीनी के कण घुले रहते हैं। उसी प्रकार जो पानी है हमारा वो प्लाज्मा हो जाता है और जो चीनी के कण उसके अंदर घुले रहते हैं वो रुधिराणु हो जाते हैं, रक्त कोशिकाएं हो जाती हैं। तो जो पानी है, जो चीनी है, इसके मिलने से जो शरबत बना, ठीक है, घोल बना, विलयन बना, उसी प्रकार प्लाज्मा और रुधिराणु के मिलने से रुधिर का निर्माण होता है। तो कहा जाएगा एक सामान्य भाषा में कि रुधिर में क्या होता है, तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए कि रुधिर में जो है प्लाज्मा होते हैं और रुधिर कोशिकाएं होती हैं। इन्हें रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। तो प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं, रुधिर के दो भाग हैं। पहली बार समझेंगे कि रुधिर के दो भाग हैं, एक है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु। तो जो प्लाज्मा है ये पूरे रुधिर का 55% भाग बनाता है। कहीं कहीं 60% भी लिखा रहता है कि प्लाज्मा रुधिर का 55 या 60% भाग बनाता है। इसके बाद इधर देखेंगे रुधिराणु, जिसे हम लोग ब्लड कॉर्पस कहते हैं। इसे ही रुधिर कोशिकाएं भी बोला जाता है। तो जो रुधिर कणिकाएं होती हैं जिन्हें हम लोग रुधिराणु कहते हैं, ये पूरे शरीर में, पूरे ब्लड में 40 से 45% भाग बनाती हैं। तो रुधिर के दो भाग होते हैं, एक होता है ब्लड प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराणु। दोनों को मिला देने से रुधिर का निर्माण होता है। तो प्लाज्मा हो गया और हो गया रुधिराणु। अब देखते हैं कि प्लाज्मा क्या है। लिक्विड भाग है, द्रवीय भाग है। प्लाज्मा किससे किससे मिलकर बना है? जो रुधिर का जलीय भाग है, लिक्विड भाग है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। जो ठोस भाग है वो हो गया रुधिराणु। तो जो लिक्विड भाग है जिसमें रुधिराणु तैरते रहते हैं, ये रुधिराणु इसी प्लाज्मा में तैरेंगे, घूमेंगे। तो जो लिक्विड है, विलायक है, जलीय है, इसमें जो होता है जल होता है 90%। पूछा जाता है कि रक्त में जल कितने परसेंट होता है, हम बोल देते हैं 90%। एक्चुअली में रक्त में जो जल होता है वो प्लाज्मा में जल होता है जिसमें कि 90% जल होता है। तो प्लाज्मा में जल 90% होता है, जिसमें लवण घुले रहते हैं 0.9%, लवण घुले रहते हैं 0.9%, ग्लूकोज होते हैं 0.1% और प्रोटीन भी पाए जाते हैं उसी प्लाज्मा में, और ये 7% होते हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया फाइब्रिनोजन, एक होता है प्रोथ्राम्बिन। तो
ये जो फाइब्रिनोजन है, अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप कभी भी हीमोग्लोबिन का आंसर नहीं देंगे, आप बताएंगे फाइब्रिनोजन या प्रोथ्राम्बिन। ध्यान दीजिएगा, सवाल की गंभीरता को समझिए। अगर पूछा रक्त प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप बताएंगे फाइब्रिनोजन। अगर पूछा रक्त में कौन सा, रुधिराणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आरबीसी में, तब आप बताएंगे हीमोग्लोबिन। अगर ये आरबीसी नाम ले लिया तब बताएंगे हीमोग्लोबिन, अगर ये नाम ले लिया प्लाज्मा का बताएंगे फाइब्रिनोजन। तो प्लाज्मा जो होता है वो जल, लवण, ग्लूकोज, प्रोटीन से मिलकर बना होता है और इसी प्लाज्मा में ही रुधिराणु तैरते रहते हैं, चलते रहते हैं। होता क्या है कि जो पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ हो गए, उत्सर्गी पदार्थ हो गए, टेम्परेचर जो हो गया, ये सब कार्य जो है प्लाज्मा ही करता है। केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ही रुधिराणु करता है, आरबीसी करता है। यही आप समझ लीजिए दोनों के कार्य में क्या भिन्नता होती है कि जितने भी उत्सर्गी पदार्थ होते हैं, ग्लूकोज है, लवण है और पोषक पदार्थ है, इन सब का जो परिवहन होता है ये प्लाज्मा से होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का जो परिवहन होता है ये आरबीसी के माध्यम से होता है, रुधिराणुओं के माध्यम से होता है। ये हो गया दोनों के कार्य में भिन्नता। और इसमें प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है और इतने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं फाइब्रिनोजन। तो ये हो गया प्लाज्मा के बारे में। अब देखते हैं रुधिराणु के बारे में, ब्लड कॉर्पसेस के बारे में, रुधिर कोशिकाओं के बारे में। अभी तक हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि रुधिर कणिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं, आप बताएं कितनी प्रकार की होती हैं, कौन कौन से हैं। पहला लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। इन्हीं लाल रुधिर कणिकाओं को ही आरबीसी बोला जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसेस बोला जाता है, और श्वेत रुधिर कणिकाओं को डब्ल्यूबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस कहते हैं, और इस प्लेटलेट्स को ही कोशिकाएं कहा जाता है, बिंबाणु कहा जाता है। तो जो आरबीसी होते हैं इनको जो है एक वैज्ञानिक भाषा में एक नाम दिया गया है जिसका नाम है इरिथ्रोसाइट। लाल रुधिर कणिकाओं को वैज्ञानिक भाषा में नाम दिया गया है जिसे कहते हैं इरिथ्रोसाइट, और श्वेत रुधिर कणिकाओं को भी एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसे कहते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को भी विज्ञान की भाषा में प्रोथ्राम्बिन कहते हैं, थ्रोम्बोबिन कहा जाता है। तो आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है उसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। तो ये विज्ञान की भाषा में या टेक्निकल नाम भी कह सकते हैं, या विज्ञान की भाषा में इसे एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। रेड ब्लड कॉर्पसेस, एक्चुअली में यहाँ यह समीकरण लगा रहता है, कॉर्पसेस होते हैं, ये समीकरण यहाँ लगा रहेगा। तो रेड ब्लड कॉर्पसेस लाल रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस ये होते हैं प्लेटलेट्स, जिन्हें हम लोग कोशिकाएं या बिंबाणु कहते हैं हिंदी। तो ये हो गया एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। अब देखते हैं, पहले बात करते हैं आरबीसी की, लाल रुधिर कणिकाओं की। अगर पूरे ब्लड में 100 रुधिर कणिकाएं हैं तो 99 रुधिर कणिकाएं आरबीसी होती हैं। लगभग ये 99% जो होती हैं ये आरबीसी होती हैं, बाकी 1% में ये दोनों रुधिर कणिकाएं हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं ये जो होते हैं 50 लाख होते हैं प्रति घन मिलीमीटर में। मिलीमीटर का क्यूब मतलब प्रति घन मिलीमीटर में इनकी संख्या 50 लाख होती है। समझिए, प्रति घन मिलीमीटर में इनकी संख्या 50 लाख है सबसे ज्यादा। उसके बाद प्रति घन मिलीमीटर में डब्ल्यूबीसी की संख्या है 10,000 और प्लेटलेट्स की संख्या है 2 लाख प्रति घन मिलीमीटर। तो सबसे ज्यादा कौन से हैं? आरबीसी, जिनकी संख्या 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर है, दूसरा है 10,000 डब्ल्यूबीसी प्रति घन मिलीमीटर में है, तीसरा है 2 लाख प्रति घन मिलीमीटर में है। तो प्लेटलेट्स 2 लाख प्रति घन मिलीमीटर में इनकी संख्या 2 लाख है और प्रति घन मिलीमीटर में 10,000 है और ये जो है 50 लाख। तो आरबीसी की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है,
अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, हीम युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। यही कारण होता है आरबीसी का जो रंग होता है ये लाल होता है। कैसे रंग का होगा? लाल रंग का होगा। आगे देखते हैं कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। एग्जैक्ट 120 दिन नहीं होता है, ये आगे पीछे भी 110 से 120 दिन के बीच होता है, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए याद किए रहते हैं कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का होता है 3 से 4 दिन और प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 7 दिन। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स ये सब जो है, इनमें से जो आरबीसी है जब इसका जीवन काल 120 दिन पूरा हो जाता है तो ये जाता है स्प्लीन में, स्प्लीन में जाएगा और यही स्प्लीन इसको भक्षण कर लेगा, मार के खत्म कर देगा। या फिर लीवर में जो है इसका भक्षण करता है। लीवर में कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कुप्फर सेल कहते हैं। ये कुप्फर सेल क्या होते हैं? जिन आरबीसी का जीवन काल पूरा हो जाता है उनको पकड़ के मार के अलग कर देते हैं। इसमें से जो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इसमें हीम जो होता है आयरन अलग हो जाता है, ग्लोबिन अलग कर दिया जाता है। और जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी है इसका जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन बाद ये लीवर में जाकर के स्प्लीन में जाके नष्ट हो जाते हैं। इनसे हीम अलग कर दिया जाता है, आयरन या फिर ग्लोबिन प्रोटीन तोड़ के अलग कर दिया जाता है। और इसी को ग्लोबिन प्रोटीन से ही बिलिरुबिन और बिलिरुबिन तो पदार्थ बनते हैं। यही पदार्थ जो होते हैं रक्त में मिल जाते हैं जो कि बाहर हो जाते हैं शरीर से। तो हम बात करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का। तो सिंपल से जानिए, यही समझ लीजिए इनके कार्य। इनका कार्य होता है O2 CO2 का परिवहन करना, इनका कार्य होता है रोगों से रक्षा करना और इनका कार्य होता है रक्त को जमना, रक्त का थक्का बनाना। फिर से सुनिए आरबीसी जिनका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट है और 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर में पाए जाते हैं। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद ये स्प्लीन में जाके या फिर लीवर में जाके नष्ट हो जाते हैं और इनका कार्य होता है O2 CO2 का परिवहन करना। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, इनका वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। ये 10,000 होते हैं प्रति घन मिलीमीटर में, 3 से 4 दिन का जीवन काल होता है और ये जो होते हैं ये उसी भाग में ही मर जाते हैं, ये स्प्लीन या लीवर में नहीं जाते। इसके बाद प्लेटलेट्स, इनका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रोगों से रक्षण करना और रोगों से लड़ना, जीवाणु विषाणुओं से लड़ना। इसके बाद प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स इसको वैज्ञानिक भाषा में थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। ये जो है 2 लाख प्रति घन मिलीमीटर में पाए जाते हैं और इनका जीवन काल 7 दिन होता है। ये भी जब इनका जीवन काल 7 दिन पूरा हो जाएगा ये स्प्लीन में जाएंगे या फिर लीवर में जाएंगे, वहां जाके नष्ट होते हैं। तो इसमें से ये दोनों जो है जो जीवन काल पूरा हो जाएगा तो स्प्लीन या लीवर में जाके नष्ट हो जाते हैं। इसमें से लेकिन डब्ल्यूबीसी उसी प्लाज्मा में ही मर जाते हैं, बाद में उन्हें अलग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देख लिए कि रक्त जो ब्लड है कितने भाग हैं? प्लाज्मा और ब्लड कार्टिसेल्स, रोजाणु। प्लाज्मा को समझ लिए और रोजाणु को समझ लिए। तो ये फिर से सुनिए, अगर पूछा जाए कि प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आप बताएंगे फाइब्रिनोजन। अगर पूछे आरबीसी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बताएंगे हीमोग्लोबिन। तो ये हो गया प्लाज्मा और रोजाणु। हाँ, एक चीज और जान लीजिए, यहाँ देखेंगे आप सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? 50 लाख आरबीसी का, उसके बाद 2 लाख प्लेटलेट्स का और सबसे कम डब्ल्यूबीसी का। तो अगर संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा आरबीसी पाया जाएगा, उसके बाद प्लेटलेट्स होगा, फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी होगा। ये क्रम है ब्लड कार्टिसेल्स का। अब आगे देखते हैं, अलग अलग फिर से अध्ययन करेंगे और जानेंगे इनके और गुणों के बारे में कि जो आरबीसी होते हैं इन्हें एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है और प्लेटलेट्स को बीमाणु कहते हैं हिंदी में। अब इसका जो आकार होता है आरबीसी का एक गोल होता है, कह सकते हैं अवतल लेंस की तरह होता है, अवतल लेंस की तरह होता है।
अवतल लेंस ऐसे होते हैं, ऐसे रहते हैं, इनका आकार ऐसे रहेगा, लेकिन ये पूरी तरीके से गोल ना होके ऐसे चपटे रहते हैं, ऐसे गड्ढे हुए जो चपटे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं। और जो है इनका आकार जो होता है अवतल लेंस की तरह होता है। इनके अंदर इतनी खासियत होती है कि अगर नली बहुत छोटा है, ब्लड कैपिलरी बहुत छोटा है और इनका आकार इतना बड़ा है, तो ये क्या करते हैं, ये अपना आकार परिवर्तन करके ऐसे हो जाएंगे, पहले ऐसे हो जाएंगे और इस नली के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आरबीसी जिनका आकार गोल या अवतल लेंस की तरह कह सकते हैं होता है, और ये अपना आकार अपने चलने के हिसाब से परिवर्तित कर लेते हैं। जो आकार गोल था, यही अगर ब्लड कैपिलरी बहुत पतली है, बहुत छोटी है, तो ये अपना आकार लंबा करके इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यही कारण होता है कि जो ब्लड होता है ये पतली से पतली कैपिलरीज में भी चले जाते हैं। तो यहाँ हो गया आरबीसी के बारे में। इसका आकार मान लीजिए गोल होता है, या फिर कह सकते हैं अवतल लेंस की तरह होता है, चपटा होता है। यहाँ देखिए एक फिगर बना है, इसमें जो लाल है ये आरबीसी है, जो नीले कलर में है ये होता है डब्ल्यूबीसी, और ये होते हैं प्लेटलेट्स। आगे देखिए, और डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है अनिश्चित होता है, इसका आकार फिक्स नहीं होता है, छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा किसी भी आकार का हो सकता है। और जो प्लेटलेट्स होते हैं ये उत्तल लेंस की तरह होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, जबकि इसका जो आकार होता है डब्ल्यू आरबीसी का ऐसे होते हैं, ऐसे चपटे रहेंगे, ऐसे चपटे रहेंगे। तो जो आरबीसी होते हैं ये अवतल लेंस की तरह होते हैं, चपटे तरह होते हैं, ये जो है उत्तल लेंस की तरह होता है और इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ये टेढ़ा मेढ़ा होता है। और इसके बाद बात करेंगे कि जब हम ऊंचाई पर जाने से इनकी संख्या बढ़ जाती है। कैसे कैसे क्योंकि जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाता है तो वहां जो होता है वायु दाब कम हो जाता है। वायु दाब कम हो जाने से आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन परिवहन करना रहता है। क्योंकि जब वायु दाब ऊपर जाएंगे वायु दाब कम हो जाएगा, वायु दाब जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, तब वायु दाब कम होने से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, तो हमको ज्यादा से ज्यादा मात्रा जरूरत रहेगी आरबीसी की। फिर से सुनिए, जब कोई व्यक्ति 4200 मीटर की ऊंचाई पे जाता है तो वहां क्या होता है, वायु दाब कम होता है, ऑक्सीजन कम रहेगा। जब वहां ऑक्सीजन कम रहेगा तो हमको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, हम पूरी तरीके से सांस नहीं ले पाएंगे। इससे क्या होगा, जो स्प्लीन में ब्लड स्टोर रखा हुआ है ये ब्लड और ज्यादा भेज दिया जाएगा कि और ब्लड जाए और जितना भी ऑक्सीजन है सबको खींच करके पूरे शरीर में पहुंचाए। तो ऊंचाई पे जाने पे वहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो इससे क्या होता है, जो स्ट्रीम में ब्लड बैंक है, ब्लड है, वो और ज्यादा शरीर में आ जाता है और ज्यादा ब्लड हो जाते हैं, जिससे ज्यादा ऑक्सीजन का परिवहन पूरे शरीर में हो सके। तो होता क्या है, तो यही कारण होता है ऊंचाई पे जाने पे लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। और जो इसका चपटा साइज है ये भी थोड़ा सा फूल आता है, क्योंकि वायु दाब कम हो जाता है। जो इसका चपटा साइज होता है ये हल्का सा जो है फूल आता है, क्योंकि ऊपर जाने पे वायु दाब कम हो जाता है। तो आकार भी बढ़ जाता है थोड़ा सा और इसकी संख्या बढ़ जाती है। पूछा जाता है ये सवाल कि कोई व्यक्ति अगर ऊंचाई पे जाए तो उसके आरबीसी में क्या परिवर्तन होगा, आप बताएंगे आरबीसी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर जाने पे ऑक्सीजन कम होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, सही से ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा, इससे स्प्लीन में रखा हुआ रक्त पूरा तरीके से शरीर में आ जाएगा और ज्यादा रक्त हो जाने से वो ऑक्सीजन का परिवहन ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। ऊंचाई पर जाने पे आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। इसके बाद देखते हैं कि सोते समय 5% संख्या कम हो जाती है। ऐसा क्यों, जब व्यक्ति सोता रहता है तो जो रक्त होता है ये 5% जो जाकर के इसलिए में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति सोते समय ज्यादा कार्य नहीं करता है और पूरा रक्त जो है अच्छे से सांस भी लेता है और सांस अच्छे से लेने के कारण कम ही ब्लड पूरे ऑक्सीजन को अवशोषित करके पूरे शरीर में पहुंचा देता है। तो सोते समय जब व्यक्ति सोता है तो उसमें ब्लड जो होता है वो 5% कम हो जाता है। ये 5% जो कम होता है स्प्लीन में जाके स्टोर हो जाता है। जब व्यक्ति ऊंचाई पे जाता है उसमें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। आगे
जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी जो है, आरबीसी होते हैं, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। यही कारण होता है कि जब इनका समय पूरा हो जाता है तो ये स्प्लीन में या फिर लीवर में जाते हैं, वहीं पे जाके नष्ट होते हैं। अगर इसके अंदर लाइसोसोम पाया जाता तो लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि आरबीसी को मार के नष्ट कर देते, तो लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, यही कारण होता है इसको स्प्लीन के पास जाना पड़ता है जहां पे ये मर के खत्म हो जाता है। इसके बाद देखिए आरबीसी में केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, इसके अंदर केंद्रक नहीं होते हैं, यही कारण होता है कि ये जो है 1 से 2, 2 से 4 में नहीं बदल पाते हैं, इनकी संख्या नहीं बढ़ पाती है। इनको बनाने के लिए जो है अस्थिमज्जा में इनका निर्माण होता है, ये द्विगुणन नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज, अगर हमको ब्लड से इनका डीएनए आरएनए चेक करना रहे तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी केंद्रक में ही डीएनए आरएनए होते हैं, तो इनका डीएनए टेस्ट भी नहीं हो पाएगा आरबीसी का, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। आगे, लेकिन केंद्रक इसके अंदर तो नहीं पाया जाता, लेकिन दो एक्सेप्शन है, अपवाद है। एक है ऊंट और एक प्राणी है जिसका नाम है लामा। ऊंट और लामा दो ऐसे जीव हैं जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, एक हो गया ऊंट, एक हो गया लामा। ये दो जीव हैं जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। बाकी सभी जो स्तनधारी हैं किसी में नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। तो आप इसको दोनों ध्यान दिए रहिएगा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ऊंट और लामा में केंद्रक पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ये पूरे रुधिराणु का 99% भाग बनाता है। देखिए आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, ये पूरे अगर तीनों की 100 हो तो इसमें 99% आरबी होगा, आरबीसी होगा, 1% में एक दोनों होते हैं। तो आरबीसी की संख्या, मात्रा रुधिराणु में सबसे ज्यादा होती है, जो कि लगभग 99% तक होती है। और इसी आरबीसी की कमी से ही एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एक्चुअली में इस आरबीसी की कमी के कारण नहीं होता है, एनीमिया जो रोग होता है वो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। क्यों? क्योंकि यही हीमोग्लोबिन का परसेंटेज होता है जो कि प्रत्येक कार्य करता है। अब जब रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं एनीमिया। इसे हिंदी में कहते हैं रक्त अल्पता, रक्त की कमी हो जाना, इसे आरक्तता भी कहते हैं। तो रक्त अल्पता जो रोग होता है ये आरबीसी की कमी के कारण होता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होते हैं ये आरबीसी में पाए जाते हैं। आगे देखिए जो ब्लड है, जो ब्लड है इसमें क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं, आरबीसी होते हैं। और ये आरबीसी जो है इनको, इसमें क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। जो हीमोग्लोबिन होते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एचबी लिखते हैं, एच फॉर हीमो, बी फॉर ग्लोबिन, एच फॉर हीमो, बी फॉर ग्लोबिन। तो जो एचबी होते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो जो ब्लड होते हैं उसमें आरबीसी होता है, आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होते हैं, और हीमोग्लोबिन में क्या होते हैं, आयरन होता है। यही आयरन ही लाल रंग का होता है, यही आयरन ही ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ग्लोबिन मिलकर के उसको एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है जिससे जो ऑक्सीजन रहे वो जो है आसानी से आके जुड़ सके। तो आयरन कहाँ पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाएगा, आरबीसी में, लाल रंग में, और लाल रंग कहाँ पाए जाएंगे, ब्लड में, रक्त में। आगे देखते हैं इसी आरबीसी की कमी से पीलिया नामक रोग भी हो जाता है, जिसे हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस जो रोग होता है इसी आरबीसी की कमी के कारण भी होता है। तो यहाँ हो गया आरबीसी के बारे में बात, इरिथ्रोसाइट के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स की ल्यूकोसाइट की। इसका आकार निश्चित होता है, हमने पहले बताया। इसके बाद इसमें केंद्रक पाया जाता है। ध्यान दीजिए आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाएगा, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाएगा, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। एक कारण होता है इसमें केंद्रक भी होंगे, डीएनए आरएनए भी होगा, और डीएनए टेस्ट भी किया जा सकता है। आगे देखिए ये क्या है, लेकिन केंद्रक तो होता है, केंद्रक तो होता है, तो जो केंद्रक है ये द्विगुणन को नहीं कर पाता, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। सेंट्रोसोम ही वो होता है जो द्विगुणन को स्टार्ट करता है। तो यही कारण है कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाए जाने के कारण भी ये द्विगुणन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है।
आगे इसका कार्य क्या होता है, ये रोग से रक्षा करता है, रोगों से लड़ता है, और यही डब्ल्यूबीसी होता है जो एंटीबॉडी बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो यहाँ देखिए कि आखिर ये आरबीसी कितने प्रकार के होते हैं, आरबीसी 5 प्रकार, डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये जो लिम्फोसाइट है इन्हें ही टी सेल कहा जाता है और यही लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडी बनाते हैं। जब कोई वायरस या जीवाणु या ऐसा कोई बाहरी तत्व जो शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो उसे हम लोग, जैसे शरीर प्रवेश करेगा उसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं एंटीजन टाइप का होता है। जैसे ये प्रवेश करेगा वैसे ही लिम्फोसाइट उसको पहचान करेगा, उसकी पहचान करेगा कि कैसा जो तत्व है या एलिमेंट है या रोग है या जीवाणु है जो कि शरीर के अंदर आ गया है, तो पहचान कौन करेगा, लिम्फोसाइट, और पहचान करके एंटीबॉडी भी यही लिम्फोसाइट ही बनाता है। जब ये एंटीबॉडी बनाएगा लिम्फोसाइट तो एंटीबॉडी ही जाके उस रोग को, उस रोगाणु को, जीवाणु को नष्ट कर देता है। तो एंटीबॉडी बनाने का कार्य कौन करता है, टी सेल, जिसे हम लोग लिम्फोसाइट कहते हैं, और यही जीवाणु का वायरस की पहचान भी करता है, यही एंटीबॉडी भी बनाता है, और यही एंटीबॉडी जो बनाता है यही जाके उस जीवाणु या वायरस को नष्ट करता है। तो जो मोनोसाइट होते हैं ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, जितने भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इसमें सबसे बड़ा आकार मोनोसाइट का होता है, ये भक्षण करने का कार्य करते हैं। जब लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है और जाके वायरस को नष्ट कर देता है तो नष्ट किया हुआ वायरस मोनोसाइट द्वारा भक्षित कर लिया जाता है, खा लिया जाता है। और न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स इनका बहुत विशेष कार्य नहीं है, दो ही का विशेष कार्य है। एक है लिम्फोसाइट जिन्हें हम लोग कहते हैं टी सेल, ये एंटीबॉडी भी बनाते हैं, यही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी डेवलप करते हैं, यही रोगाणुओं को नष्ट भी करते हैं, यही रोगाणुओं की पहचान भी करते हैं, यही एंटीबॉडी डेवलप करते हैं। जब किसी कारणवश एंटीबॉडी नष्ट हो जाते हैं, लिम्फोसाइट नष्ट हो जाते हैं तो ये एंटीबॉडी नहीं बनाएंगे और शरीर अनेक रोगों से घिर जाएगा। तो लड़ने का कार्य ही लिम्फोसाइट करता है और भक्षण करने का कार्य करता है मोनोसाइट। तो इनकी जो मृत्यु होती है डब्ल्यूबीसी की, ये रक्त में ही हो जाती है, ये रक्त में ही मर जाते हैं और रक्त में मर के नष्ट हो जाते हैं, जबकि आरबीसी और प्लेटलेट्स जाके स्प्लीन और लीवर में मरते हैं। इसके बाद देख लीजिए ये जो होते हैं आरबीसी हो या प्लेटलेट्स हो, ये आकार में सबसे बड़े होते हैं, साइज में सबसे बड़े होते हैं, लेकिन अगर संख्या की बात की जाए तो संख्या में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा आरबीसी होगा, जो कि साइज में बात करें तो डब्ल्यूबीसी होगा। संख्या की अगर बात की जाए तो आरबीसी संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, अगर उनके साइज की बात करें, आकार की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है इन तीनों रोगाणुओं में। इसके बाद देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसे हम लोग हिंदी में बीमाणु कहते हैं, ये जो बीमाणु होते हैं इनका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है, अभी हमने बताया, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिए आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन ये द्विगुणन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। आगे शक्ति प्रदान करता है, ये दोनों आरबीसी प्लेटलेट्स ताकत देने का कार्य करते हैं, स्फूर्ति देने का कार्य करते हैं, ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, लेकिन ये जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ये किसी प्रकार की ताकत नहीं देता। आगे जब प्लेटलेट्स की शरीर में कमी हो जाती है तो डेंगू नामक रोग हो जाता है। जब डेंगू रोग होता है इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या जो 2 लाख थी वो घट करके 40-50 हजार हो जाती है। इतनी संख्या घट जाती है जब डेंगू नामक रोग हो जाता है। डेंगू नामक रोग हो या चिकनगुनिया रोग हो, दोनों ही रोगों में प्लेटलेट की संख्या घट जाती है। जब ब्लड का जांच किया जाता है तो पता चलता है कि जहाँ पे प्लेटलेट की संख्या कम हो गई है तो 2 रोग का अंदाजा लगाया जाता है, एक होता है डेंगू, दूसरा होता है चिकनगुनिया। यहाँ देखिए तो इसको बढ़ाने के लिए कई बहुत पदार्थ हैं
जैसे गिलोय हो गया, एलोवेरा हो गया, गॉड मिल्क हो गया। एक होता है कीवी। कीवी जो होता है ये फल है। कीवी जो होता है ये फल है। ये भी क्या करता है, ये भी जो है प्लेटलेट्स को बढ़ाने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कीवी। क्या यूज किया जाता है, कीवी, गॉड मिल्क। इसमें रोग प्रतिरोधक संबंधित तत्व होते हैं और ये प्लेटलेट्स को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ हो गया तीनों रुधिराणु, एक हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्लड के कार्य के बारे में। यहाँ देखिए ब्लड के क्या कार्य है। ब्लड का कार्य है घाव को भरना। अगर कहीं चोट लग जाए, कुछ हो जाता है तो ब्लड क्या करते हैं, धीरे धीरे घाव को भर देते हैं। दूसरा कार्य है ताप नियंत्रण करना। ताप को नियंत्रित कैसे करते हैं, जैसे सर में गर्मी ज्यादा है तो ब्लड जो होता है सर में जाता है और सर की गर्मी लेकर के पैर तक पहुंच जाता है। ठंडी के समय हम लोग हाथ सेकते हैं। हाथ सेकते समय केवल हमारा हाथ ही सेका जाता है लेकिन शरीर पूरा गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग हाथ सेकते हैं यहाँ ब्लड आता है और जो गर्म हो जाता है ब्लड वो जाके पूरे शरीर में घूम आता है। फिर जो ठंडा ब्लड है वो आएगा यहाँ पे और वो भी गर्म हो जाएगा, वो भी पूरे शरीर में घूम लेता है। इस प्रकार ब्लड जो होते हैं ताप नियंत्रण का कार्य करते हैं, पूरे शरीर में ताप एक जैसे बनाए रखने का कार्य करते हैं। इसके बाद बात करते हैं पोषक पदार्थ का परिवहन। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और खनिज लवण हो गए, ये जितने भी भोज्य पदार्थ हैं सबका परिवहन इस प्लाज्मा के माध्यम से होता है। क्योंकि प्लाज्मा रक्त का भाग है, इसलिए हम कहते हैं रक्त में पोषक पदार्थों का परिवहन होता है। प्रोटीन हो गए, ग्लूकोज हो गया और वसा हो गया, ये सब जो है भोज्य पदार्थ का जो परिवहन होता है ये रक्त के माध्यम से ही होता है। कहीं यहाँ गए, कहीं पैर में, कहीं हाथ में, पूरे शरीर परिवहन जो होता है पोषक पदार्थों का ये रक्त के माध्यम से ही होता है। आगे सबसे मेन कार्य जो होता है रक्त का, उसमें भी आरबीसी का, ये होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। होता क्या है, होता क्या है, यहाँ मिटा दे रहे हैं इसको हम। होता क्या है कि जब फेफड़ा है, दो फेफड़े में, एक तो दो फेफड़े हैं, यहाँ पे क्या होता है O2 रहता है और जो ब्लड का पीठ गई रहती है यहाँ होता है CO2। तो सामान्य विसरण के द्वारा होता क्या है, O2 ब्लड के पीठ में आ जाती है और CO2 चला जाता है फेफड़े में। इस प्रकार जो O2 है, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन Hb, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, Hb O2 बना देता है, जिसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ध्यान दीजिएगा, ये जो हीमोग्लोबिन है Hb, ये जो हीमोग्लोबिन है यहाँ समझा दे रहे हैं और इसको मिटा भी दे रहे हैं। अब इसका कोई यूज नहीं है, इसको मिटा देते हैं, बाद में लिख लेंगे। यहाँ देखिए होता क्या है, जब फेफड़े के पास होता है तो जाता है रक्त, तो जो है ये जो हीमोग्लोबिन है Hb वो ऑक्सीजन से क्रिया करके HbO2 नामक अस्थायी यौगिक बना देता है, जिसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये अस्थायी यौगिक होता है और हल्का से केवल जुड़ा ही रहता है। हीमोग्लोबिन यहाँ पे फेफड़े में जाता है जो रक्त, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है और एक यौगिक बनाता है जिसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ये अस्थायी होता है और फिर मांसपेशियों में जाकर के शरीर में वहां पे जो लीवर मांसपेशियां होती हैं, वहां जो ऊतक होते हैं, जो लिपिड होता है, वहां पे O2 को छोड़ देता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर लेता है और फिर लेके चले जाता है यहाँ फेफड़े के पास। तो जो हीमोग्लोबिन है दो कार्य है, O2 का परिवहन और CO2 का परिवहन। तो O2 को लेके जाता है फेफड़ों से कोशिकाओं तक और कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर प्रतिक्रियाओं के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसको लेके जाता है फेफड़े। ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ समझा दे रहे हैं हम, मिटाना पड़ेगा इसको। देखिए होता क्या है, जब
ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाता है कोशिकाओं के पास और यहाँ से Hb अलग हो जाता है, O2 अलग हो जाता है। ये O2 जो होता है यहीं पे ही मायोग्लोबिन होते हैं, उसी कोशिकाओं में मायोग्लोबिन होते हैं, इस O2 को बाइंड कर लेते हैं, अपने पास स्टोर कर लेंगे और जब कोशिकाओं को जरूरत होगी तो वो दे देंगे। तो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन दो होते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके इस फेफड़े से ऊतक तक ले जाता है, कोशिकाओं तक ले जाता है और कोशिकाओं में जब तक छोड़ देता है तो कोशिकाओं के पास जब छोड़ देगा तो वहां होते हैं मायोग्लोबिन। ये मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके स्टोर किए रहते हैं, जब कोशिकाओं को जरूरत होती है तो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को दे देते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीमोग्लोबिन बना था यहाँ जाके अलग हो गया और यहाँ से जो ऊतकों के पास, ये मान लीजिए ऊतक धर लीजिए, नाम लीजिए, ऊतक लिख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है CO2 और ये इसके साथ जुड़ जाता है और चला आता है फेफड़े के पास HbCO2। एक्चुअली में जो CO2 होता है ये बाइकार्बोनेट फॉर्म में होता है, ये CO3 फॉर्म में होता है। इसी बाइकार्बोनेट फॉर्म में ये हीमोग्लोबिन से जुड़ता है और चला आता है फेफड़े के पास और फेफड़े के पास आके CO2 को क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो यहाँ फिर से समझिए आप, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाया, ऊतकों के पास गया, वहां छोड़ दिया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड किया और चला आया फेफड़े के पास। इस प्रकार ये जो होते हैं हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन में सहायता करते हैं, यही परिवहन करते हैं। आगे देखिए उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन भी यही रक्त करता है। जैसे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की उपपचय क्रियाएं होती रहती हैं, प्रोटीन की उपपचय क्रियाएं हो गई, वसा की हो गई, ग्लूकोज की हो गई। तो जब प्रोटीन की उपपचय क्रिया होगी तो प्रोटीन का विघटन होगा, अमोनिया और यूरिया बनेंगे। इस अमोनिया और यूरिया का जो परिवहन है पूरे शरीर में, ये रक्त के द्वारा ही होता है। इसी रक्त में अमोनिया और यूरिया का परिवहन होता है और यही लीवर के पास जाते हैं, लीवर अमोनिया को लेकर के यूरिया में बदल देता है। तो जो उत्सर्जित पदार्थ है अमोनिया, यूरिया, इसका परिवहन भी रक्त में होता है। O2 CO2 का परिवहन भी रक्त में होता है और पोषक पदार्थ का परिवहन भी रक्त में होता है। अब देख लेते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? तो जो रक्त जाता है वो हो गया 120 mmHg और जो रुधिर आता है कोशिकाओं से वो 80 mmHg होता है। तो जो ब्लड प्रेशर होता है 120 से 80 mmHg के बीच होता है। तो ब्लड प्रेशर जो होते हैं जिसे हम लोग बीपी कहते हैं, 120 से 80 mmHg होते हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि ओवरऑल हो गया जो है ब्लड के बारे में सामान्य जानकारी कि ब्लड के कितने भाग हैं, प्लाज्मा क्या है, रुधिराणु क्या है, क्या कार्य है और रुधिर का क्या कार्य है। और यहाँ देख लीजिए कुछ फैक्ट है, उसको भी नोट कर लीजिए कि रक्त परिसंचरण की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने किया था। जो पूरे शरीर में रक्त घूमता है, चलता है, इसकी खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने किया था। और यहाँ जो आरबीसी है इसकी खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉफ ने किया था सबसे पहले और रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने। इसके बाद देखिए कि जैसे हमारे शरीर में ब्लड घूमता रहता है पूरे शरीर में, पतली पतली कोशिकाओं में, नलिकाओं में, लेकिन ये हमारे शरीर में कोई जमता नहीं है, कहीं नहीं जमेगा। चाहे सोइए, उठिए, बैठिए, कितना भी ठंड हो जाए, ये हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमता। क्या कारण है कि ब्लड में जो शरीर है नलिकाओं में ब्लड नहीं जमता? इसका कारण है एक पदार्थ पाया जाता है ब्लड के अंदर जिसका नाम है हिपैरिन। हिपैरिन नामक पदार्थ पाए जाने के कारण ब्लड का थक्का नहीं बनता है नलिकाओं में। तो पूछा जाता है मानव शरीर में रुधिर का थक्का क्यों नहीं बनता है? तो आप बताएंगे क्योंकि मानव रुधिर में या रुधिर में एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड होता है जिसका नाम है हिपैरिन। हिपैरिन एक प्रकार के पॉलीसैकेराइड होते हैं जो कि रक्त में पाए जाते हैं और इसी कारण ही रक्त का थक्का नहीं जमता है। आगे ऐसी उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। आगे जो डेंगू चिकनगुनिया है
जब किसी को हो जाता है रोग, इसमें प्लेटलेट की संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ब्लड जांच में डॉक्टर पता करते हैं कि अगर प्लेटलेट की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है, डेंगू या चिकनगुनिया रोग है, उसका इलाज किया जाता है। तो ओवरऑल हो गया ब्लड के बारे में और उसके कार्य के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे रक्त का थक्का कैसे बनता है, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, कैसे पता करेंगे कि पिता का ब्लड ग्रुप अगर कुछ है, माता का कुछ है, उनके बच्चों में क्या क्या होने की संभावनाएं है। तो ये हो गया ब्लड के बारे में और ओवरऑल लगभग से समाप्त हो गया है। यही संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि ब्लड के अध्ययन को सीरोलॉजी, हेमाटोलॉजी बोला जाता है, सो ऑन, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये सब। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं।